आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नागवंश के बारे में। नागवंश के बारे में आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा, क्योंकि इस वंश की चर्चा भारतीय इतिहास में अलग अलग नामों से की जाती है। नागवंश भारत का सबसे प्राचीन राजवंश है, परंतु कुछ इतिहासकार नागवंश की शुरुआत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से मानते हैं, जो पूरी तरह से असत्य है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको नागवंश का इतिहास विस्तार से बताने वाला हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि आज के ओबीसी, एससी, एसटी किसके वंशज हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। ऐतिहासिक स्रोत नंबर 1, महावंश और ललित विस्तर बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं। इनसे मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। एक्सकवेशन ऑफ आहार संकालिया की बुक है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इसमें नागवंश के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलती है। राजपूताना का इतिहास भाग 1, गौरीशंकर झा, इस किताब से भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। बुद्धिस्ट इंडिया डेविड रहीस की है। इससे भी काफी अच्छी जानकारी मिलती है वंशों के बारे में। मथुरा में प्रारंभिक पत्थर की मूर्ति कला का इतिहास, सोनिया रहिए की ये किताब है, जो कि अंग्रेजी में है, बहुत ही अच्छी है। और इसमें जो जानकारी मिलती है नागवंश के बारे में और उनके सिक्कों के बारे में, वो काबिल तारीफ है। और इन्हीं किताबों से मैंने जो जानकारी ली है, वो जानकारी मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला, नागवंश का परिचय। दूसरा, पूर्ववर्ती नागवंश। तीसरा, उत्तरवर्ती नागवंश। यहाँ पे पूर्ववर्ती नागवंश और उत्तरवर्ती नागवंश को मैंने अलग अलग किया है, ताकि आप लोग अच्छे से नागवंश के बारे में समझ सकें। नागवंश के बारे में जितनी गहराई से मैं आपको इतिहास बताने वाला हूँ, उतनी गहराई से पूरे यूट्यूब पे क्या, पूरे गूगल पे आपको नहीं मिलेगा। ये पार्ट 1 है नागवंश के इतिहास का। नागवंश पर एक वीडियो में और लाऊंगा, उसमें भी आपको और इतिहास बताऊंगा। नागवंश का इतिहास बहुत ही बड़ा है। तो आइए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नागवंश के परिचय से। नाग का अर्थ होता है काला, यानी काले रंग के लोग। नागवंशियों का प्रतीक काला सर्प होता था। आप लोग सांप को तो जानते हो, देखा भी होगा, नाग भी कहा जाता है उसे। इसी कारण बाद में विद्वानों ने नाग का जो अर्थ है वो सर्प कर दिया था, क्योंकि ये नागवंशियों की पहचान है। नागवंश के लोगों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे नाग, इरावत, अनंत, अही, पणि, मणि, फणि, काला, पदम, धर्मन, बर्मन, चंद, नंद, दित्य, तक्ष, दाता, टक और भी नाम है, लेकिन वो बाद के नागवंशियों के हैं। उनकी मैं चर्चा अगले वीडियो में करूंगा। अही नागवंशियों का एक पूर्वज था, उसका नाम था अही, इसीलिए इन्हें अही के नाम से भी जाना जाता है। नागवंशियों को वेदों में दैत्य, असुर, राक्षस, यक्ष, दानव के नाम से संबोधित किया गया है। महायानी ग्रंथों में असुर और यक्षों को बोधिसत्वों का सहायक बताया गया है। आपको ध्यान रखना है कि वेदों में कौन से नागवंशियों को दैत्य, असुर, राक्षस, यक्ष, दानव कहा गया है? पूर्ववर्ती नागवंशियों को, यानी कि सम्राट अशोक के शासनकाल से पहले के जो नागवंशी थे उनको कहा गया है। सम्राट अशोक के बाद के जो नागवंशी थे उनको नहीं कहा गया है। ये बात आपको आगे समझ में आएगी जब मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा तब। तो इतना आप समझ गए होंगे। भारत में नाग पूजा के प्रमाण आज भी खूब देखने को मिलते हैं। आपके यहाँ नाग पूजा होती होगी, सबके यहाँ होती है, मेरे यहाँ भी होती है। नाग पंचमी का उत्सव नाग राजाओं का सबसे प्रसिद्ध उत्सव था, जो आज भी संपूर्ण भारत में प्रचलित है। नागवंश में कई महान राजा हुए, जिन्हें नाग देवता के नाम से आज भी संबोधित किया जाता है। उनकी पूजा सर्प के रूप में, यानी सांप के रूप में आज भी भारत में देखी जा सकती है। नागवंश में अनेक महान राजा हुए, अनेक महापुरुष हुए और इतने शक्तिशाली राजा हुए कि उनका साम्राज्य भारत से लेकर ग्रीक तक था। उन्हीं को नाग देवता के रूप में आज भारत में पूजा जाता है।
भारत में नाग देवता की पूजा इतनी आम है कि अधिकतर प्राचीन मूर्तियों से लेकर मंदिरों तक में नाग की आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जो स्वतः प्रमाणित करती हैं कि इन मूर्तियों का संबंध किसी न किसी समय में नागवंशी राजाओं से जरूर रहा है। कोई भी आप मूर्ति उठा के देख लो, चाहे बुद्ध की हो, महावीर की हो, या भगवान शिव की हो, भगवान विष्णु की हो, यहां तक कि भगवान कृष्ण के साथ भी नागों का संबंध रहा है। भारत में कई बड़े नगर नागवंशी राजाओं के नाम पर आज भी पूरे देश में देखने को मिलते हैं, जैसे नागपुर, नागदा, नागौर, अनंतनाग और भी हैं, लेकिन जितनों के नाम मुझे याद थे उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये सभी नाग राजाओं के द्वारा ही बसाए गए थे। नाग राजाओं के बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र में सबसे पहले नाग राजा ही बसे थे। उससे पहले महाराष्ट्र में जंगल और पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। महाराष्ट्र को अगर किसी ने बसाया है तो वो नाग राजाओं ने ही बसाया है। नगर शब्द की उत्पत्ति भी नाग से ही हुई है, जिसका अर्थ होता है नाग राजाओं के रहने का स्थान। इसी कारण बड़े बड़े शहरों को नगर के नाम से आज भी संबोधित किया जाता है। आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, नगर जो शब्द है इसका संबंध किससे है? नाग राजाओं से। ना, गा और रा मतलब नाग राजाओं के रहने का स्थान। लिपियों की बात करें, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, ये सारे नाग राजाओं पे ही संबंधित हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से लेकर आज तक नाग राजाओं का प्रभाव है। उनकी स्मृतियां, उनके स्थल, उनके सिक्के, उनकी मूर्तियां, उनके मठ, उनके मंदिर आज भी आप भारत में देख सकते हैं। नागवंशियों ने ही भारत में बड़े नगरों के निर्माण की प्रथा को प्रारंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता नागवंशियों की ही सभ्यता थी, क्योंकि उसमें मात्र सत्ता का प्रचलन था। मात्र सत्ता नागवंशियों की पहचान मानी जाती है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मात्र सत्ता है वो पूर्ववर्ती जो नागवंशी थे उनकी पहचान थी। ये पूर्ववर्ती नागवंशी मैं किसे कह रहा हूं? जो सम्राट अशोक से पहले भारत में राजा थे उन्हें मैं पूर्ववर्ती नागवंशी कह रहा हूं। ये आपको ध्यान रखना है। सम्राट अशोक के बाद जो नागवंशी राजा हुए वो उत्तरवर्ती नागवंशी हैं, जिनका इतिहास आपको कुछ जगह पे पढ़ने को जरूर मिलेगा, लेकिन पूर्ववर्ती जो राजा नागवंशी हुए उनका इतिहास पढ़ने को नहीं मिलता है। नागवंश भारत का सबसे प्राचीन राजवंश था। भारतीय इतिहास में नागवंश को अन्य नामों जैसे हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। शाक्य या ओक्काकू को इक्ष्वाकु कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें, ओक्काकू जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को संस्कृत में क्या है? इक्ष्वाकु है। कोलीय, मल्ल, विधे, लिच्छवी, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश आदि के नामों से जाना जाता है किसको? नागवंश को। आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूं। अभी आप लोगों को मैं आगे अच्छे से समझा दूंगा। इन राजवंशों को प्राचीन नाग राजाओं का वंशज माना जाता है। जो प्राचीन नाग राजा थे उनका वंशज किसको माना जाता है? शाक्यों को, कोलियों को, मल्ल, विधे, लिच्छवी, शिशुनाग, नंद, मौर्य इनको माना जाता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। भारतीय इतिहास की शुरुआत मगध के राजा बिंबिसार के हर्यंक वंश या पितृहंता वंश से की जाती है। आप लोगों ने इतिहास तो पढ़ा होगा, तो उसमें यही तो पढ़ाया जाता है। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार राजा थे मगध के, जो बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। यही तो सब पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या बिंबिसार के वंश का नाम हर्यंक वंश था या पितृहंता वंश था? राजा बिंबिसार के वंश को हर्यंक और पितृहंता नाम इतिहासकारों के द्वारा दिया गया काल्पनिक नाम है ये, जबकि इस वंश का जो वास्तविक नाम था वो नागवंश था। उस समय ये चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। बौद्ध और जैनों का अगर इतिहास पढ़ें, यानी कि बौद्ध और जैनों के ग्रंथों को पढ़ें, तो उनमें स्पष्टता लिखा हुआ है 13वां चक्रवर्ती कौन है? अजातशत्रु। उसके बाद उन्होंने किसी को चक्रवर्ती राजा का दर्जा नहीं दिया है। भारतीय इतिहास में हर्यंक वंश के 7 राजाओं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड, दशक और नागदशक का इतिहास पढ़ाया जाता है, और आप लोगों ने इनका इतिहास पढ़ा भी होगा।
हर्यंक वंश के अंतिम राजा का नाम नागदशक था, जिसके नाम में ही नाग शब्द जुड़ा हुआ है। साफ साफ दिखाई देता है कि इस वंश के राजा नागवंशी थे। हर्यंक वंश के अंतिम राजा नागदशक को एक दूसरे नागवंशी शिशुनाग के द्वारा मगध की गद्दी से उतार दिया गया था। यहाँ पर जो मैंने नाम लिखा है शिशुनाग, ये सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर मैंने गलत लिखा हुआ है। उस जमाने के जो नाम थे वही मैंने लिखे हुए हैं। मगध पर एक नए राजवंश शिशुनाग की शुरुआत हुई, जो नागवंशियों का ही एक वंश था। यहां पर आपको समझना है अच्छे से, राजा बिंबिसार का जो वंश था वो भी नागवंश था। इसके बाद शिशुनाग भी नागवंश था, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का उदय हुआ, जिसके राजा अपने नाम में ही नंद और पदम शब्द लगाते थे, जो नागवंशियों के ही नाम थे। शुरुआत में मैंने बताए थे, आप लोगों को याद होगा। नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश का उदय हुआ, जैसे इतिहास में हम मौर्य वंश के नाम से पढ़ते हैं। अशोक के शासन काल में पण या पणो नाम के सिक्के चलते थे, जिसका अर्थ है मौर्य वंश भी नागवंशियों का एक वंश था। कई ग्रंथों में इसके प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। पण या पणो, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। दक्षिण के संगम साहित्य में मौर्य राजाओं को नागों का वंशज बताया गया है। क्या बताया गया है? नागों का वंशज। राजपूताना के प्राचीन इतिहास और शिलालेखों में भी मौर्य राजाओं को नाग जाति से संबंधित बताया गया है, जिससे परमार वंश का उदय हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। परमार वंश का उदय किससे हुआ था? मौर्य वंश से हुआ था। लेकिन परमार के संबंध में आजकल हमें क्या सुनने को मिलता है कि इनका जो उदय किससे हुआ था? अग्नि से हुआ था। इसके संबंध में एक कथा मिलती है, वो कथा भी हम सुनाते हैं आपको। तो कथा इस प्रकार है परमार वंश के उदय के बारे में। परमार वंश के राजा सिंधुराज के दरबारी जो कवि थे, जिनका नाम था पद्मगुप्त, वो अपने नव सहसांक चरित नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आबू पर्वत पर यज्ञ किया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि इनमें से एक देसी ब्राह्मण था और एक विदेशी ब्राह्मण था। अब देसी कौन है और विदेशी कौन है वो आप लोग देखो। जिसके अग्नि कुंड से एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ, यानी कि वशिष्ठ ने जो आबू पर्वत पे यज्ञ किया और उस यज्ञ से एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ। उस वीर पुरुष ने ऋषि वशिष्ठ के सामने प्रण लिया कि जितने भी ऋषि विश्वामित्र के समर्थक राजा हैं, मैं उन पर विजय प्राप्त करूंगा। इस वीर पुरुष ने परमार वंश की नींव डाली, लेकिन ये वीर पुरुष हार गया था, जीत नहीं पाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी कारण परमार वंश को अग्निय वंशी राजवंश भी माना जाता है। ये जो कहानी है वो पूरी बकवास है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो घटना है ये हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद की घटना है, 7वीं 8वीं शताब्दी की घटना है। ये कभी आप आबू पर्वत पे जाएं, मैं अपनी रिसर्च के दौरान गया था, आज भी आप वहां पे इस चीज को देख सकते हो। अग्निकुंड के प्रमाण आज भी हैं वहां पे, ये चीज आज भी दिखाई देती है। ये घटना कब की है? 7वीं 8वीं सदी की है। इनका वहां पे धर्मांतरण किया गया था, यज्ञ करके धर्मांतरण किया गया था। इसकी चर्चा मैं राजपूत और क्षत्रिय वाले वीडियो में करूंगा, तब आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आएगी, अभी नहीं करूंगा। तो ये जो परमार वंश के संबंध में जो कहानी मिलती है कि ये अग्निवंशी हैं, ये एक खोखली कहानी है, क्योंकि 7वीं 8वीं सदी में वशिष्ठ ऋषि नहीं थे, ना ही विश्वामित्र थे। अगर 7वीं 8वीं सदी में वशिष्ठ और विश्वामित्र थे तो फिर पूरा ही इतिहास बदल जाएगा। और ये कहानी अन्य ग्रंथों में भी मिलती है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। वहां पे लिखा हुआ है कि वशिष्ठ की जो गाय थी उसको विश्वामित्र के जो पुत्र थे वो चुरा के ले गए थे, ऐसी भी कहानी मिलती है। लेकिन ये सारी कहानियां केवल कहानियां ही हैं, इतिहास नहीं है। ना आप लोग इन्हें इतिहास की दृष्टि से देखें। परमार वंश का जो उदय है वो मौर्य वंश से ही हुआ है। इसकी चर्चा राजपूताना के इतिहास में भी की जाती है। महावंश में शाक्यों को सूर्य वंश यानी कि सूर्य वंश और ओक्काकू यानी इक्ष्वाकु कुल का बताया गया है। किसमें बताया? महावंश में बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है।
दीघ निकाय के परिनिब्बाण सूत्र के अनुसार रामगाम के जो कोलीय थे वो नागवंशी बुनकर थे। ये आपको ध्यान रखना है। दीघ निकाय प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ललित बिस्तर और महावस्तु के अनुसार शाक्य मुनि बुद्ध को ओकाकू यानी इक्ष्वाकु कुल का नाग बताया गया है। तो जो नागवंशी हैं वही इक्ष्वाकु हैं और इक्ष्वाकु ही नागवंशी हैं। इसीलिए आजकल आप लोगों ने एक बात जरूर देखी होगी कि ऐसी की कुछ जातियां हैं जिनके गोत्रों को आप अगर देखोगे तो वो सीधे सीधे सूर्य वंश और इक्ष्वाकु वंश से मेल खाती हैं। और यही कारण है कि भारत में बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिनके गोत्र एक समान हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके पूर्वज किसी न किसी समय में एक जरूर रहे हैं। जो नागवंशी इक्ष्वाकु थे वे ही शाक्य कोलीय मल्ल लिच्छवी मौर्य के नाम से जाने गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था पूर्ववर्ती नाग राजाओं का इतिहास। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ जिससे आपको इतिहास को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आज के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं जिन्हें हम अछूत, नीच, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मूल रूप से अगर कोई नागवंशी है तो यही है और सबसे प्राचीन नागवंशी है ये। इनका वंशज कौन है? ये शाक्य, कोली, मल्ल, लिच्छवी, मौर्य, ये इन्हीं के वंशज हैं। और बुद्ध भी शाक्य थे। अब आज के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इनसे कुछ लोग ये पूछते हैं कि तुम बुद्ध को क्यों मानते हो? क्या संबंध है तुम्हारा बुद्ध से? कौन है तुम्हारे बुद्ध जो तुम उन्हें इतना मानते हो? ऐसे उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बुद्ध का वंशज कौन है? शाक्य और मौर्य लोग, यही तो है। लेकिन बुद्ध किसके वंशज हैं? नागवंशियों के। और उन्हीं नागवंशियों के वंशज कौन है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। तो किसी न किसी समय में बुद्ध के पूर्वज और आज के जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति के लोग हैं इनके पूर्वज एक रहे होंगे। सीधे तौर पे कहें तो शाक्य, कोलीय, मल्ल, लिच्छवी, मौर्य इनके पूर्वज और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पूर्वज हैं वो किसी न किसी समय में एक जरूर रहे होंगे। इसीलिए ये लोग बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध इनके ही वंशज हैं और बुद्ध के वंशज आज के शाक्य और मौर्य हैं। अब समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहां से आप लोग पूर्ववर्ती नाग राजाओं का इतिहास समझ गए होंगे। अब बात करते हैं उत्तरवर्ती नाग राजाओं के इतिहास पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदिशा के नागवंशी राजाओं की जानकारी मथुरा के दाता राजाओं के सिक्कों से मालूम होती है। एक जानकारी अभी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर उत्तरवर्ती जो नाग राजा हैं उनका मैं पूरा इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल विदिशा के जो नागवंशी राजा थे जो कि विदेशी थे उनका इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और वो विदेशी अपने आप को क्या कहते थे कि मैं नागवंशी हूँ। अब वो क्यों कहते थे ये? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आके, भारत में आके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, इसीलिए वो भी अपने आप को नागवंशी कहते थे। उत्तरवर्ती नाग राजाओं में सबसे शक्तिशाली अनंतनाग यानी शेषनाग को माना जाता है। जो शेषनाग हैं उन्हीं का नाम अनंतनाग था। सबसे शक्तिशाली राजा थे उत्तरवर्ती नाग राजाओं के। ये आप ध्यान रखना है, पूर्ववर्ती नाग राजाओं के नहीं थे, उत्तरवर्ती नाग राजाओं के थे। और शेषनाग के संबंध में पुराणों में तमाम लंबी लंबी कथाएं आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। आपने पढ़ी भी होंगी, पढ़ी नहीं होंगी तो सुनी जरूर होंगी। शेषनाग ने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई थी। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। शेषनाग का जो शासन काल था वो 110 ईसा पूर्व से 90 ईसा पूर्व के मध्य में था। अब आपको समझ में आ गया कि शेषनाग का जो शासन काल था 110 ईसा पूर्व से 90 ईसा पूर्व के मध्य में था। शेषनाग का वास्तविक नाम शेषणु या शेषदाता है, जिसे इतिहासकार शेषदत्ता के नाम से लिखते हैं, जो पूर्णता असत्य है। अब यहाँ पे दत्ता लिख देते हैं तो कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण समझते हैं, लेकिन दाता इनका एक नाम था नागवंशियों का। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि विदिशा के जो नागवंशी थे वो विदेशी थे, भारतीय नहीं थे। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को कबूल कर लिया था, इसीलिए वो अपने आप को नागवंशी कहते थे। शेषनाग के बाद उसका पुत्र भोगिन विदिशा का राजा बना, जिसका शासन काल था 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व के मध्य में। राजा भोगिन को नगरों को ध्वस्त करने वाला राजा कहा जाता था, यानी बड़े बड़े जितने नगर हुआ करते थे उनको ध्वस्त करने वाला राजा भोगिन को कहा जाता था।
भोगिन के बाद विदिशा का राजा रामचंद्र बना, जिसे सदाचंद के नाम से भी जाना जाता है। रामचंद्र का शासनकाल 80 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व के मध्य में था और रामचंद्र का ये सिक्का है जो मथुरा से प्राप्त हुआ था। इन राजाओं के सिक्के आज मौजूद हैं, आप लोग उन्हें देख सकते हो और उन सिक्कों से इनके शासनकाल की जानकारी भी मिलती है। रामचंद्र के बाद विदिशा का राजा धम्मवर्मन बना, जिसका शासनकाल 50 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व के मध्य में था। धम्मवर्मन के बाद विदिशा का राजा बंगारा बना, जिसका शासनकाल 40 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व के मध्य में था। बंगारा के शासनकाल में ही सातवाहन राजाओं ने विदिशा को अपने अधिकार में ले लिया था, जिसके कारण वहां से इन्हें पलायन करना पड़ा था और अपनी जो राजधानी थी वो पवाया यानी पद्मावती को उन्होंने बना लिया था। 31 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व के मध्य में कौन राजा हुआ, इसका इतिहास ही नहीं मिलता है। इसका कारण भी यही है कि सातवाहन राजाओं ने विदिशा पे अधिकार कर लिया था। बंगारा के बाद भूतनंद पवाया यानी पद्मावती का राजा बना, जिसका शासनकाल 20 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व के मध्य में था। भूतनंद के बाद शिशुनंद पवाया यानी पद्मावती का राजा बना, जिसका शासनकाल 10 ईसा पूर्व से 25 ईस्वी के मध्य में था। शिशुनंद के बाद यशनंद राजा हुआ, जिसका शासनकाल किसी भी इतिहासकार को पता नहीं है। यशनंद के बाद पुरुषदाता, उत्तमदाता, कामदाता, भावदाता और अंत में शिवदाता पवाया यानी पद्मावती का राजा बना, जिसे 78 ईस्वी में कुषाणों ने अपने अधीन कर लिया था। पुरुषदाता के ये सिक्के हैं, आप लोग इन्हें देख सकते हो। ये उत्तमदाता के सिक्के हैं, ये शिवदाता के सिक्के हैं। इन राजाओं के सिक्के आज भी आप लोग देख सकते हो। इनका इतिहास फर्जी नहीं है, इनका इतिहास सही है, वास्तविक है। जाटों में एक गोत्र है शेषणों। शेषणों वंश के जो जाट हैं वो शेषना के ही वंशज हैं। तो यहां से आप लोग पूर्ववर्ती नागराजा और उत्तरवर्ती नागराजाओं के बारे में जान गए होंगे। पार्ट 2 में मैं वासुकी नाग और अन्य नागराजाओं के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।